सत्यम मिश्रा आप सभी का टेक एनालिस्ट के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है, जो कि आपके सीटेट एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों सीटेट के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, इसके अलावा जो भी आपके टीचर्स एग्जाम होते हैं दोस्तों, जिसमें ईवीएस से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सब के लिए भी महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपकी जो तैयारी में बाधा न हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, पहला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैस क्या करती है। दोस्तों ग्रीन हाउस गैस के कारण है दोस्तों वायु, और उसके अलावा आपको बता दें कि वायुमंडलीय जो तापमान वृद्धि होती है या भूमंडलीय तापमान के वृद्धि का जो सबसे मेन कारण होता है दोस्तों, क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस होता है। कौन सी गैसें ऐसी होती हैं जो कि वायुमंडलीय तापमान के वृद्धि करने में सबसे ज़्यादा सहायक होती हैं, या कौन सी गैसें जो होती हैं ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ग्रीन हाउस गैसों में नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, इसके अलावा जल वाष्प, ये सभी क्या होती हैं, ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। ठीक है, ओजोन, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। और पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। दोस्तों नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और ग्रीन हाउस गैस से उत्सर्जन कहाँ से होती है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं उत्सर्जित कहाँ से होती हैं, कि जो घरेलू चीज़ें होती हैं, जैसे दोस्तों आपको बता दें कि जैसे आपका फ्रिज हुआ, इसके अलावा कंप्यूटर हुआ और आपका एसी हुआ, इन सब से हरी ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं वो उत्सर्जित होती हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा कि एक परिकल्पना का बार बार प्रशिक्षण किया जाता है और इसे गलत नहीं पाया जाता, वो क्या बन जाता है। ठीक है, परिकल्पना को बार बार प्रशिक्षण किया जाता है और उसे गलत नहीं पाया जाता, वो क्या बन जाती है, सिद्धांत, नियम, खोज या मूल अवधारणा। तो सिद्धांत दोस्तों क्या होती है कि परिकल्पना को सिद्धांत बन जाता है, क्या बन जाता है, सिद्धांत बन जाता है। अगर एक ही परिकल्पना का बार बार प्रशिक्षण करने पे ये पता चल जाता है कि ये पूरी तरीके से सत्य है या इसमें कोई भी गलती नहीं है, तो वही क्या परिकल्पना से ही सिद्धांत का निर्माण होता है। और इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ओजोन परत जो होती है कहाँ पे पाई जाती है, कभी कभी पूछ लेता है कि ओजोन परत जो होती है किस पर पाई जाती है। तो आपको बता दें कि ओजोन परत जो होती है वो समताप मंडल पे पाई जाती है। समताप मंडल पे ओजोन परत पाई जाती है। तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य कौन सा नहीं है। पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या नहीं है, पर्यावरण का विश्लेषण करना, पर्यावरण को प्रदूषित करना, पर्यावरण की रक्षा करना, पर्यावरण की सीखने की तकनीक की पहचान करना। तो पर्यावरण अध्ययन का जो मेन उद्देश्य होता है दोस्तों, ये होता है कि ताकि लोगों को जागरूक किया जाए और पर्यावरण जो है दूषित होने से उसको बचाया जाए। तो इस प्रश्न का यही उद्देश्य नहीं होगा कि पर्यावरण को प्रदूषित करने के लिए पर्यावरण का अध्ययन कराया जाता है, बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। ठीक है, दूषित होने से बचाने के लिए इसका उपयोग या उद्देश्य होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जानवर के संरक्षण के लिए जाना जाता है। जो गिर वन्य जीव अभ्यारण्य है दोस्तों, ये किसके संरक्षण के लिए जाना जाता है, शेर के संरक्षण के लिए जाना जाता है। और ये कहाँ पे अवस्थित है, गुजरात में अवस्थित है। और कभी कभी पूछ लेता है कि जो गेंडे होते हैं, एक सींग वाला जो गेंडा होता है, एक सींग वाला गेंडा जो है वो काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है, जो कि कहाँ पे अवस्थित है, वो असम में अवस्थित है। ठीक है, और इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है।
टाइटन जो है वो किस ग्रह का उपग्रह है? तो टाइटन जो है वो शनि ग्रह का एक उपग्रह है। और आपको बता दें कि बुध और शुक्र ग्रह जो होते हैं, बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं होता है, कोई भी उपग्रह नहीं होता है बुध और शुक्र ग्रह का। और वरुण के कितने ग्रह होते हैं दोस्तों? वरुण के 13 ग्रह होते हैं। ठीक है, वरुण के 13 ग्रह होते हैं, वरुण के 13 उपग्रह होते हैं। चलिए, इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो टाइटन जो है शनि ग्रह का उपग्रह है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा लावा से बनती है? इसमें से कौन सी मृदा ऐसी है जो कि लावा के द्वारा जिसका निर्माण होता है? लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा या लेटराइट मृदा? तो आपको बता दें कि किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है। तो काली मृदा जो होती है या मिट्टी होती है, इसका निर्माण जो होता है वो लावा के द्वारा होता है। और काली मिट्टी जो होती है कपास के लिए सबसे अच्छी, कपास के लिए सबसे उपयोगी होती है, कपास के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। अगर इसमें कम वर्षा होता है तब भी जल की ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। सभी प्रश्न दोस्तों आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। माउंट एवरेस्ट किसका हिस्सा है? भारत, तिब्बत, नेपाल या म्यांमार? तो माउंट एवरेस्ट जो है वो किसका हिस्सा है? नेपाल का हिस्सा है। और कभी कभी पूछ लेता है कि इसकी जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से कितनी है? 8,848 मीटर जो है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। और नेपाल में इसको किस नाम से आता है? नेपाल में इसे सागर माथा कहते हैं, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और एक चीज़ और, सर्वप्रथम भारत की कौन सी महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी? तो थी बछेंद्री पाल। कौन सी थी? बछेंद्री पाल जो थी दोस्तों सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। सभी प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि राज्य के मानचित्र के एक कोण पर पैमाना 1 सेमी बराबर 110 मीटर वर्णित करता है। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के मध्य मापी गई दूरी इतना है तो दोनों शहरों के मध्य वास्तविक दूरी, यहाँ पे दोस्तों वास्तविक दूरी बताना है और वो भी किस में बताना है? किलोमीटर में बताना है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि यहाँ पे 1 सेमी बराबर कितना दिया है? 110 मीटर दिया है। और यहाँ पे दो शहरों के मध्य की जो दूरी है वो कितनी दी गई है? 9.7 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहाँ पे मीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 110 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा? 1067 मीटर। कितना हो गया? 1067 मीटर। अब मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो यहाँ पे दोस्तों सीधा सीधा 1000 से क्या कर देंगे? यहाँ पे भाग कर देंगे और हमको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 1.067 किलोमीटर। ये है वास्तविक दूरी। तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और इसी टाइप के प्रश्न दोस्तों आपके पेपर में लगभग पूछा था। उस वैज्ञानिक का नाम जिसने पहली बार मच्छर के पेट में देखा और यह साबित किया कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं और उन्हें उसके शोध के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कौन थे वो? रोनाल्ड रॉस थे दोस्तों। कौन थे? रोनाल्ड रॉस जो थे दोस्तों, उन्होंने सबसे पहले मच्छर के पेट में देखा और साबित किया कि मलेरिया जो होता है वो मच्छरों से फैलने वाला रोग होता है। और इसके लिए इनको 1902 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया रोनाल्ड रॉस को। और मलेरिया जो होता है दोस्तों, इसका उपचार किससे करते हैं? सिकोना पेड़ जो होता है, सिकोना पेड़ की छाल से इसका उपचार किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? जिस व्यक्ति को मलेरिया हुआ रहता है उसको तेज कफी के साथ बुखार आता है और उसको बाद में पसीना भी होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि वायुमंडल की कौन सी परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं इसको, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं,
आयन मंडल जो आयनोस्फीयर बोलते हैं, मध्य मंडल को मेसोस्फीयर बोलते हैं। तो इसमें से कह रहा है कि वायुमंडल की कौन सी परत होती है जो परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी से आने से रोकती है? वो होती है समताप मंडल। यही क्या करती है, जो सूर्य के प्रकाश से परावैंगनिक किरणें आती हैं उसको पृथ्वी पर आने से रोकती है, और जो पृथ्वी पर जो जीव है दोस्तों उससे इसकी रक्षा करती है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कह रहा है कि गैसीय अपशिष्ट क्या है? गैसीय अपशिष्ट क्या होता है? सब्जियों और फलों के छिलके होते हैं, घरों की नालियों का गंदा पानी, नाली है तो नालियों नहीं, नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं। तो गैसीय अपशिष्ट दोस्तों यही होता है, लकड़ी और कोयले के जलने से जो धुआं उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं? गैसीय अपशिष्ट कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों। इसी तरीके से आपके लिए दोस्तों धीरे धीरे अच्छे प्रश्न और लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन होता है? खाद्य श्रृंखला में दोस्तों क्या होता है, एक स्तर से ऊर्जा जो होती है दूसरे स्तर पे ट्रांसफर होती है, और लिंडमान का कहना है कि एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा का सिर्फ 10% ही क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर होता है ऊर्जा का सिर्फ 1 से 10%। किसने कहा था? लिंडेमान के द्वारा इस चीज को बताया गया था। और इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन होते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है क्या होता है? शाकाहारी होता है। शाकाहारी होता है प्राथमिक उपभोक्ता। और जो अपघट्य क्या होते हैं? जीवाणु तथा कवक होते हैं, जो मरे तथा सड़े गले जीवों से ऊर्जा प्रदान करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? जीव अपघट्य कहलाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा, क्या कह रहा है कि मोर सांप को खाता है जो पौधों पर पनपने वाले कीड़ों को खाते हैं। मोर किस प्रकार का उपभोक्ता है? तो मोर जो है तो दोस्तों सबसे कह सकते हैं कि शीर्ष का उपभोक्ता होता है। खाद्य पिरामिड का शीर्ष कौन होता है? मोर होता है, क्योंकि मोर सांप को खाता है जो पौधों पर पनपने वाले कीड़ों को खाता है। मोर किस प्रकार का उपभोक्ता हुआ? मोर जो हुआ ये क्या हुआ? खाद्य पिरामिड का शीर्ष हुआ। तो यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता आप कह सकते हैं दोस्तों, प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत कौन आता है? जो साग सब्जियों या फलों जैसे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, उनकी पत्तियों को खाते हैं, वो क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। जो उत्पादक के ऊपर सीधे सीधे निर्भर होते हैं, जैसे पत्तियों को खाने वाले को क्या कहते हैं? प्रथम उपभोक्ता कहते हैं, ठीक है। और द्वितीय उपभोक्ता किसे कहते हैं? जो पत्तियों को खाते हैं, पत्तियों को खाने वाले जो जीव होते हैं उनको खाने वाले को क्या कहते हैं? द्वितीय उपभोक्ता कहा जाता है। इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है? लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मक विधि, ये सभी। दोस्तों आपको बता दें, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का जो गुण है दोस्तों, समस्या समाधानकर्ता में लक्ष्य केंद्रित होना चाहिए, सृजनात्मक होना चाहिए और चयनकर्ता के रूप में होना चाहिए। तो कह सकते हैं कि पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि के सभी गुण होते हैं, लक्ष्य केंद्रित, सृजनात्मकता, चयनकर्ता, ठीक है, ये सभी होते हैं। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा।